हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है व्यावहारिक व्याकरण का पदबंध परिचय। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर चार अंक का पूछा जाता है और इसमें से 4 अंक के जो प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर निश्चित तौर पर आते हैं। ठीक है, पदबंध परिचय, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं शब्द का अर्थ एवं परिभाषा कि पदबंध का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं पदबंध को जानने से पहले कि शब्द क्या है और शब्द का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी। कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिए एक शब्द है अ, प में आ मिला हुआ है, र, च, ई, त और अ। अब इसके अंदर कई सारे वर्ण मिले हुए हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध और सार्थक समूह जिनकी मात्राएं सही लगी हुई हो, जिनको क्रम से लिखा गया हो, इट मीन्स वो हमारा शब्द कहलाएगा। इसलिए स्वतंत्र तथा सार्थक वर्णों का समूह हिंदी के शब्दकोश या भंडार के रूप में रहते हैं, उस परिस्थिति के अंदर वे शब्द कहलाएंगे। उदाहरण जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहन, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है पुस्तक, फिर लिखा हुआ है गंगा, खाना, पढ़ना आदि। इन सब का कोई ना कोई अर्थ है, इन सब की मात्राएं सही लगी हुई है, अनुस्वार जहां लगना है अनुस्वार का सही प्रयोग किया गया है। तो इस स्थिति के अंदर जब किसी वाक्य से बाहर है तब तक ये शब्द कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें पद की, तो पद का अर्थ हो जाएगा कि जब कोई स्वतंत्र शब्द विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस उदाहरण में 3 शब्द हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों को वाक्य का हिस्सा होने के कारण 1, 2, 3 पद के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर मोहन भी पद होगा, पुस्तक भी पद होगा और पढ़ता है ये भी एक पद ही होगा, क्योंकि ये एक वाक्य का हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है। कि शब्दकोश या भंडार में रहने के कारण स्वतंत्र इकाई का होता है, जबकि इसके विपरीत पद स्वतंत्र न होकर के हमेशा बंधन में बंधा रहता है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा दिया हुआ है शब्द किसी भी प्रकार से बंधा हुआ नहीं होता, किसी बंधन में नहीं होता, वाक्य से पूर्णतया बाहर होता है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में इतना बंध जाता है कि वो उससे अलग नहीं हो सकता। इसके बाद आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों को किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जब तक हम शब्द पद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पदबंध और पदों का परिचय नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमने शब्द और पद और शब्दों का वर्गीकरण सीखने का मानस बनाया। शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रकार आता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों का भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो शब्दों को 5 भेदों में विभाजित किया है, 5 प्रकारों में विभाजित किया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द।
तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, वे हमेशा तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत निष्ठ शब्दांश जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनको एज इट इज हिंदी भाषा का प्रयोग में लिया गया, ऐसे शब्दों को हमने तत्सम माना है। अगला देखते हैं तद्भव, कि वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव को देखते हैं। सूर्य तत्सम कहलाएगा, इसका तद्भव बना सूरज। इसी प्रकार से वायु, वायु का बना हवा। अग्नि, अग्नि का बना तद्भव आग। पर्वत, पर्वत का बना पहाड़। दुग्ध, दुग्ध तत्सम हुआ, इसका तद्भव बना दूध। घृत, घृत का घी बना। तो इस प्रकार से जहां पर बदलता हुआ स्वरूप आया, बदलते हुए शब्द आए, वे तद्भव कहलाए। देशज शब्द बिल्कुल क्लियर है कि जो शब्द परंपरागत तरीके से हमारे क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हों, ग्रामीण बोलचाल की भाषाओं से, क्षेत्र विशेष की बोलचाल की भाषाओं से प्रयोग में लिए गए हों, वे देशज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में जाते हैं तो सिर पर जो पहना जाता है उसको साफे के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आप हरियाणा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, वहाँ पर पगड़ी शब्द से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन शब्दों को देशज कहा गया। अगला आता है विदेशी या आगत शब्द, कि वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी इन भाषाओं से लेकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हों, उनको हम सभी भाषाओं के शब्दों को हम विदेशी या आगत शब्दों के नाम से जानेंगे। जैसे कारतूस फ्रांसीसी है, कैंची तुर्की है, आलमारी पुर्तगाली है, अमरूद फारसी शब्द है, बटन अंग्रेजी का वर्ड है, मशीन, स्कूल पैंट, लाश, स्कीम, टाइम टेबल, स्पेशल, ये शब्द जो शब्द हैं, ये सब के सब विदेशी शब्दों की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके बाद अगला आता है संकर शब्द, कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जिन शब्दों को बनाया गया हो, उन शब्दों को हम संकर शब्द का नाम लेंगे। जैसे रिश्वतखोर, अब रिश्वत शब्द अलग भाषा का है, खोर शब्द अलग भाषा का है। आराम कुर्सी, ये अरबी और फारसी से मिलकर बना। डाक गाड़ी या डाक घर, ये अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर के बना। तो ऐसे शब्दों को हमने संकर शब्दों में रखने का प्रयास किया। इसके बाद शब्दों के वर्गीकरण में दूसरे नंबर पे आता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। और रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रूढ़ शब्द यानी वे शब्द जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हों, जिनके सार्थक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे वैसे के वैसे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे पैर शब्द है, अब पैर के अगर टुकड़े करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, ये जैसा है इसको वैसा ही बोला जाएगा। ये कुछ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द जो है वो रचना के आधार पर पहला प्रकार हुआ। दूसरे नंबर पे देखिए यौगिक। यौगिक मतलब किसी के योग से मिलकर बनने वाले, किसी के सहयोग से, किसी की सहायता से जिन शब्दों को बनाया गया हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के यौगिक शब्द जो हैं वो संधि की सहायता से, नंबर एक, इसके बाद समास की सहायता से, उपसर्गों की सहायता से, या फिर प्रत्यय की सहायता से। इन चार चीजों के साथ इन यौगिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया है, अनु प्लस शासन, फिर दूसरे में प्रति प्लस एक, यहाँ समाज प्लस एक प्रत्यय का प्रयोग किया,
राष्ट्रपति के अंदर समास का प्रयोग किया, विद्या प्लस आलय इसमें संधि का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से इनको यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब किसी के योग से भी बने और काफी पुराने हों, प्राचीन परंपरागत तरीके से उनको बोला गया हो और उनको बोलने पर या लिखने पर किसी तीसरे विशेष अर्थ की अनुभूति होती हो, उनको हम योग रूढ़ के अंतर्गत रखेंगे। इसमें क्लियर कट कहा गया है इसको पहचानने का तरीका कि समास के अंदर जो बहुव्रीहि समास है, ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल जो है वो योग रूढ़ के अंदर आप रख सकते हो। जैसे पंख प्लस ज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है अर्थात कमल, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, जल में उत्पन्न होने वाला है अर्थात कमल, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश, पीतंबर यानी जिनके विष्णु के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरे अर्थ की अनुभूति हमें दिखाई देती है। तीसरे नंबर पे आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण, कि अर्थ के आधार पर शब्दों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें एकार्थी शब्द, कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले वो एकार्थी कहलाते हैं, घर, रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली, पटना, राम आदि। अनेकार्थी, कि जिन शब्दों के शब्दकोश में एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे मधु शब्द का अर्थ मीठा भी होता है, मदिरा भी होता है, शहद भी होता है। अर्थ शब्द का अर्थ हेतु भी होगा, प्रयोजन भी होगा, धन भी होगा, अंबर का वस्त्र भी होगा, बादल भी होगा, अमृत भी होगा। कनक शब्द का सोना, धतूरा, गेहूं। आचार्य का गुरु, पंडित, शिक्षक, अध्यापक। चाय का पेय पदार्थ, फसल, नशा। खग का पक्षी, तारा, बादल। घर का मकान, घिरा हुआ स्थान, पत्थर। हार का पराजय, गले का हार। तो यहाँ पर इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए उनको अनेकार्थी कहा गया। इसके बाद समानार्थी या पर्यायवाची, जिन शब्दों के एक जैसे समान अर्थ निकले वो समानार्थी कहलाएंगे। बचपन से हम समानार्थी पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। इसके बाद विपरीतार्थी मतलब विलोम अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनको विलोम कहेंगे, जैसे लाभ, हानि, रात, दिन, इधर उधर, उपेक्षा, अपेक्षा, कोमल, कठोर, अच्छा, बुरा, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। जहाँ पर विलोम अर्थ की अनुभूति होती हो वो सब के सब जो हैं वो अर्थ के आधार पर तीसरे नंबर पे। ऐसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अगले नंबर पे आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, कि प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, सामान्य और तकनीकी शब्द। सामान्य मतलब आम जनजीवन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह। तकनीकी मतलब विज्ञान और टेक्निकल चीज़ों के अंदर, अदालत के अंदर, प्रशासन की चीज़ों के अंदर, सरकार के कामकाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो वे सब के सब जो हैं वे शब्द जो हैं पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द के रूप में जाने जाएंगे। और अंतिम रूप में है व्याकरण के आधार पर दो प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सके, जो लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के आधार पर हमेशा परिवर्तित किए जा सकते हो, उन शब्दों को विकारी कहा गया। संज्ञा शब्द विकारी है, जैसे नारी एक वचन में, नारियां और नारियों बहुवचन में बन सकता है। सर्वनाम के अंदर जितने भी सर्वनाम है उन सब का बहुवचन भी बनेगा। इसी प्रकार से विशेषण और क्रिया, तो चार चीजें जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी कहलाते हैं। इसके बाद अगला है अविकारी शब्द, कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, काल, वचन, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, जिसमें क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमने जाना आज के लेक्चर में शब्द और पद के बारे में, क्योंकि बिना शब्द और पद के ज्ञान के आधार पर हम पदबंध को भली भांति पढ़ सकते हैं। तो आगे है आपके शब्दों के फिर उदाहरण दिए हुए हैं कि शब्दों को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है।
अगले लेक्चर में जानेंगे पदबंध का अर्थ, पदबंध की परिभाषा, किस तरह से पदबंध के प्रकार हैं और पदबंध को कैसे पहचाना जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।